हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिलती क्लासेस पर। चलिए स्टूडेंट, चर्चा करेंगे प्रैक्टिस सेशन ऑन जनरल स्टडीज थ्रू एमसीक्यूज मेरे द्वारा। मैं प्रीति कुमारी। गाइस, आज हम इस वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रश्नों को देखने वाले हैं। वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को आपको पसंद आती है तो लाइक भी करना है। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको जो है टाइम से पहुंचे। चलिए स्टूडेंट, तो स्वागत के साथ साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न लिया है हमने कि भारत में पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी। तो भाई, भारत में यानी कि भारतीय पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी या फिर कादम्बिनी गांगुली, अन्ना राजम मल्होत्रा, सुचेता कृपलानी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अन्ना राजम मल्होत्रा। आईएएस यानी कि भारत में पहली महिला आईएएस कौन थी? अन्ना राजा मल्होत्रा, यानी कि अन्ना राजा मल्होत्रा पहली आईएएस अधिकारी थी। चलिए चर्चा करते हैं इनके ऊपर। तो देखिए, आप जिसे इमेज में देख पा रहे हैं, ये है अन्ना राजा मल्होत्रा। आजादी के बाद भारत की पहली आईएएस अधिकारी अन्ना राजा मल्होत्रा, जिन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे? राजगोपालाचारी, और उनके केंद्र सरकार में मद्रास राज्य में सेवा की थी। और बात यानी कि 17 सितंबर 2018 को इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर? मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई थी 2018 को। चलिए आगे बात करती हूँ इन्हीं के ऊपर। तो यहाँ पर जो है यानी कि सुश्री मल्होत्रा 1951 में नागरिक सेवाओं में शामिल हुई और उन्होंने जो है मद्रास कैडर का विकल्प चुना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने मद्रास कैडर का विकल्प भी चुना था। चलिए, मल्होत्रा ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 कि व्यास सम्मान 2018 किसको दिया गया है? तो भाई 2018 के व्यास सम्मान की बात की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। ममता कालिया को, लीलाधर जगोड़ी को, कृष्णा सोबती को, या अमिताभ घोष को। सही आंसर क्या होगा? चलिए, बी द राइट आंसर, यानी कि यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर है। लीलाधर जगोड़ी को जो है व्यास सम्मान 2018 के से सम्मानित किया गया है। अच्छा, क्यों दिया जाता है व्यास सम्मान? किस क्षेत्र में दिया जाता है? चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ पर बात करूंगी। हिंदी लेखक यानी कि लीलाधर जगोड़ी ने 2013 में प्रकाशित अपनी कविताओं के संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम, इनकी कविता है लीलाधर जगोड़ी की। 2013 में इन्होंने ये कविता लिखी थी। क्या नाम था? जितने लोग उतने प्रेम। इसके लिए इनको जो है 2018 का सम्मान दिया गया था। ठीक है, आगे बात करती हूँ। अच्छा, ये सम्मान होता क्या है, क्यों दिया जाता है, क्या इससे भी ऊपर कोई सम्मान है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये चलिए मैं बात कर रही हूँ व्यास सम्मान के ऊपर। तो व्यास सम्मान जो दिया जाता है भारतीय साहित्य के योगदान के लिए दिया जाता है। और ये दूसरा ये जो व्यास सम्मान है दूसरा पुरस्कार है, जबकि यहाँ पर मैं बात करूँ इसमें जो है साहित्य में योगदान के लिए दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला है और दूसरा है आपका व्यास सम्मान। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस सम्मान को जो है यानी कि 1991 में जो है के विड़ला फाउंडेशन परिवार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। किसने? 1991 में किया था। किसने? के विड़ला फाउंडेशन ने इसको शुरू किया था। अच्छा, पहला व्यास सम्मान की मैं बात करूं कि पहला व्यास सम्मान कभी किसको दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था, या फिर किस रचनाकृति के लिए दिया गया था? तो पहला व्यास सम्मान जो दिया गया था 1991 में ही दिया गया था रामविलास शर्मा को। किसको? रामविलास शर्मा को दिया गया था। इनकी एक कृति थी जिसका नाम था कि भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ठीक है, इसके लिए दिया गया था। आगे बात करूं यहाँ पर कि व्यास सम्मान पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित कृति पर लेखकों को दिया जाता है। 2017 में किसको दिया गया? 2018 में तो हमको पता है कि जगोड़ी को दिया गया है, लेकिन 2017 में ये प्रसिद्ध लेखिका है, क्या नाम है, यानी कि यहाँ पर ममता कालिया को ये जो है 2017 वाला व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति या फिर संसद। ओके, सी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट जो है आपके चीफ ऑफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है। चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है कि जननायक के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो भाई जननायक के नाम से कौन प्रसिद्ध था? जयप्रकाश नारायण, या फिर कर्पूरी ठाकुर, या फिर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी।
ओके, बी इज द राइट आंसर, कर्पूरी ठाकुर इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो है यानी कि बात करूं जननायक के नाम से जो प्रसिद्ध थे, कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है कांडला पोर्ट या फिर कांडला बंदरगाह। तो भाई सीधी सी बात है कि कांडला पोर्ट या फिर कांडला बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पर है भाई ये? आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, उड़ीसा में। ओके, सी इज द राइट आंसर, यानी कि गुजरात में जो है आपका कांडला बंदरगाह है। अच्छा, यहाँ पर बात करें भारत के पश्चिमी घाट की, तो भारत का ये वाला जो है देखिए यहाँ पश्चिमी घाट, ये सब प्राकृतिक बंदरगाह हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत कम प्राकृतिक बंदरगाह हैं, ज्यादातर मानव निर्मित हैं। ध्यान में रखना है इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ का जो यानी कि पश्चिमी जो घाट है थोड़ा उठा हुआ है, और जबकि ये छिछला या फिर उठा हुआ नहीं है, ठीक है, इसीलिए। चलिए यहाँ पर मैं बात करती हूँ कांडला बंदरगाह। अच्छा, कांडला बंदरगाह का एक और नाम है, क्या नाम है यहाँ पर? या तो मैं बात करूँ यहाँ पर या फिर कांडला पोर्ट ट्रस्ट या फिर दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। क्या नाम है? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, इसके नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में जो है गांधीधाम शहर के पास ये आपका कांडला बंदरगाह है। अच्छा, आगे बात करूं इंपॉर्टेंट कि कांडला पोर्ट जो है भारत के साथ साथ एशिया में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र वाला बंदरगाह है, और मुद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा या निजी बंदरगाह है, जो मुद्रा कच्छ जिले में गुजरात के पास वाले कच्छ की खाड़ी पर अवस्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि गुजरात वाला क्षेत्र आपका ये है, और इसी वाले क्षेत्र में है आपका कांडला बंदरगाह, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है गुजरात वाले क्षेत्र को भी। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने जो है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, या फिर ट्रेन टू पाकिस्तान, या फिर हिंद स्वराज। सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक थी। अच्छा, यहाँ पर चर्चा करते हैं दादा भाई नौरोजी की कुछ पुस्तकें हैं। मैं बात करूँ यानी कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी के, यानी कि द यूरोपियन एंड यानी कि असिस्टिक्स रेसेस, ये भी दादा भाई नौरोजी की। पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये भी दादा भाई नौरोजी की। ये तीनों पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? ये है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा आपका, ठीक है। चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण की बात की है। तो भी भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण अलग से कब पेश किया गया था? 1950 में, 1951 में, 1964, 1974। ओके, सी इज द राइट आंसर। 1964 में जो है भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण अलग किया गया था। ध्यान में रखना है भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था, और 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। यानी कि जैसे आप सबों को पता है जब बजट आता है तो बजट से एक दिन पहले यानी कि आपको पता है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है कि कितना खर्च कहाँ पर किस तरीके से किया जाना, ये सारी चीजें बताता है आपका ये जो होता है आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। यस, चलिए और आगे बात करूं 1964 से लेकर के अब तक बजट से इसको हटा दिया गया है। तो कब से ये सब यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रस्तुत किया गया था 1950-51 में, और इसको हटा कब दिया गया? 1964 में। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या चीज है? आर्थिक सर्वेक्षण, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? वित्त मंत्रालय का प्रस्तुत वार्षिक दस्तावेज है, यानी कि एक वर्ष में जो यानी कि मैं बात करूं यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो इसको यानी कि जो यहाँ पर आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है एक डॉक्यूमेंट्स देती है जिसमें आपके सारे के सारे लेखे जोखे होते हैं, जो बजट से एक दिन पहले जो है यानी कि पेश किया जाता है। चलिए यहाँ पर मैं आगे बात करूं, यहाँ पर यह जो है पिछले वर्षों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और देशों में समग्र आर्थिक परिदृश्य का एक विस्तृत विवरण देता है और आने वाले वर्ष के लिए एक रूपरेखा प्रदान भी करता है। आर्थिक सर्वेक्षण में मैं बात करूं, इसे जो हर साल संसद में बजट के सत्र के दौरान पेश किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आगे बात करूं, ये जो है वित्त मंत्री द्वारा संसद में केंद्रीय बजट के प्रस्तुत से एक दिन पहले आम तौर पर इसको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। तो भाई बजट से एक दिन पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग वाहम पदार्थों को पचाता है? तो भाई कौन सा है यानी कि जो वाहम पदार्थों को पचाता है, शरीर का कौन सा अंग होगा? मुख, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत। ओके, सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो अग्नाशय है ये अग्नाशय
शरीर का अग्नाशय एक ऐसा अंग है जो वाहन पदार्थों को पचाता है। चलिए, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि नटाल कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, कांग्रेस द्वारा इसको शुरू किया गया था, लेकिन इसके सचिव के सेक्रेटरी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है यानी कि क्या इसके जो सेक्रेटरी होंगे यानी कि एलन ऑक्टेवियन होंगे, या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी होंगे, अब्दुल्ला हाजी यानी कि एडम जावेरी होंगे, महात्मा गांधी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी जो थे यानी कि महात्मा गांधी, इसके मैं बात करूं यहाँ पर सेक्रेटरी सचिव थे। नटाल कांग्रेस द्वारा इसको शुरू किया गया था, तो ये इसके जो सेक्रेटरी थे कौन थे? महात्मा गांधी। अच्छा, चलिए चर्चा करते हैं इस पर। तो देखिए, महात्मा गांधी इसके सेक्रेटरी यानी कि नटाल इंडियन कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव से लड़ना था। ठीक है, तो देखिए जैसा आप सबको पता है कि यानी कि महात्मा गांधी को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यानी कि सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, वो साउथ अफ्रीका में ही करना पड़ा था। उसके बाद इन्होंने इस सब चीज़ों से लड़ने के लिए जो है एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था? नटाल इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बात करती हूँ यहाँ पर कि नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना यानी कि 1894 में महात्मा गांधी ने की थी, और गांधी जी सचिव थे और अब्दुल्ला हाजी जो एडम थे ये जावेरी अध्यक्ष भी चुने गए थे। अच्छा, इसकी स्थापना भी किसने यानी कि महात्मा गांधी ने की थी, और इसके सेक्रेटरी भी महात्मा गांधी रहे। दोनों इंपोर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है कि संविधान प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे, 7 थे, या 6 थे, 8 थे? ओके, सी इज द राइट आंसर, यानी कि 7 सदस्य थे आपके किसमें? संविधान प्रारूप समिति में। आगे बात करते हैं यहाँ पर, चलिए यानी कि BN राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा यानी कि 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित हुआ, और उसमें क्या प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष चुनते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना, और उसके बाद जो है क्या हुआ, और इसमें 7 सदस्य और रखे गए। अच्छा, कौन कौन थे 7 सदस्य? पहले तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष के रूप में थे, और यहाँ पर एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, और यानी कि सैयद मोहम्मद शादुल्ला थे, एन माधव राव भी थे, और एन माधव राव की मृत्यु के बाद यहाँ पर जो है यानी कि BL मित्र थे, जब इनका स्थान यानी कि BL मित्र इनके स्थान पर आ गए थे। और उसके बाद जो है यानी कि DP खेतान थे, DP खेतान की मृत्यु हो गई थी। DP खेतान की मृत्यु के बाद 1948 में जो है इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचार्य इनके सदस्य बने थे। टोटल अगर वो पूछता है कि कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो टोटल 9 सदस्यों ने भाग लिया था, और अगर कितने सदस्य थे तो 7 सदस्य थे। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि 2 व्यक्तियों की जगह 2 व्यक्ति नए आए थे। ठीक है, तो टोटल यानी कि यहाँ पर 9 हो जाने हैं, वैसे 7 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करती हूँ। यहाँ पर ब्रक के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, तो भाई ब्रक के रूप जो ब्रक का अध्ययन किया जाता है यानी कि ब्रकों की स्टडी किसमें की जाती है? हेमेटोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में, या फिर नेफ्रोलॉजी में? ओके, डी इज द राइट आंसर, यानी कि जो ब्रकों का अध्ययन किया जाता है, ब्रक से संबंधित स्टडी की जाती है, वो नेफ्रोलॉजी में की जाती है। आप सबको पता है हेमेटोलॉजी में किसकी? कार्डियोलॉजी में, और यहाँ पर हम ये हेपेटोलॉजी और हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में ब्लड की स्टडी की जाती है, हृदय की स्टडी कार्डियोलॉजी में की जाती है, और हेपेटोलॉजी में यकृत की स्टडी की जाती है। चलिए यहाँ पर आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो आप सबों के लिए है, ये कब हुई थी? ये 1700 के समथिंग हुई थी। अब आप इसका शासक बताएंगे मुझे समय कौन होगा, और ये जो है एक तो थे कौन? मराठे, और कौन थे जिनके बीच यानी कि पानीपत की लड़ाई हुई थी? आप मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यहाँ पर डिओड्रेंट में कौन सा तत्व होता है? तो डिओड्रेंट में कौन सा तत्व होता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एल्यूमिनियम जो यौगिक होता है ये डिओड्रेंट में होता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए डिओड्रेंट में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं अधिकांशतः क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। ये बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन है, इसको चेक कर लेंगे आप अभी। ठीक है, यस। चलिए अगला प्रश्न है कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो खेल में कितने होते हैं? 6 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी? ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 9 खिलाड़ी होते हैं आपके खो खो खेल में, ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न आगे यहाँ पर ही मैं बात करूँ खो खो के बारे में। प्रत्येक खो खो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जैसे आप सबों को पता है 12 खिलाड़ी होंगे। ठीक है,
लेकिन एक प्रतियोगिता में के दौरान जो है यानी कि प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होंगे? 9, यानी कि 3 खिलाड़ी कहाँ रहते हैं आपको पता है, एक इधर खड़ा होगा और एक इधर खड़ा होगा और एक यानी कि बीच में भाग रहा होगा, ठीक है। बाकी जो खिलाड़ी होंगे कितने होंगे? 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्रिकेट में कितने होते हैं देख लेंगे, 11, फुटबॉल में भी 11, हॉकी में भी 11, बास्केटबॉल में 5 और यानी कि बेसबॉल में कितने? 9। बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके टोटल के बारे में देख लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नासा के रोवर यानी कि क्यूरियोसिटी जो है, नासा के रोवर क्यूरियोसिटी को किस शहर पर भेजा गया है, किस ग्रह पर भेजा गया है, सॉरी भाई कौन से ग्रह पर भेजा गया है इसको? मंगल पर, बृहस्पति पर, शनि पर, चंद्रमा पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसे आप सबों को पता है कि नासा का जो रोवर है, नासा के रोवर क्यूरियोसिटी को जो है मंगल ग्रह पर भेजा गया, किस लिए? कि यह पता लगा सके कि वहां पर जीवन संभव है या नहीं है। नासा का जो रोवर है क्यूरियोसिटी मंगल ग्रह पर भेजा गया है, अब तक का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत रोवर रहा है ये, और रोवर 2012 में मंगल ग्रह पर उतरा था ताकि यह पता लगाया जा सके कि मंगल ग्रह पर जीवन उपयुक्त है या फिर नहीं। अच्छा यहाँ पर कुछ प्रश्न है यानी कि जो लोगों ने पूछे हैं आप देख लेंगे। और आगे मैं बात करूं 15 अगस्त, जैसे आप सबको को पता है कि आने वाला है, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले कुछ देश हैं। नॉर्थ कोरिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, साउथ कोरिया भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, कांगो भी मनाता है, बहरीन भी, और यानी कि लिंक्टेनस्टीन भी यहाँ पर, यानी कि सभी देश अपना 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है? तो भाई यहाँ पर मैंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है? पोटेशियम नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, पारा नहीं है, सीसा नहीं है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक धातु नहीं है। अच्छा, सिलिकॉन एक धातु नहीं है, यस। चलिए बात करते हैं यहाँ पर पृथ्वी के भूपर्पटी प्रचुरता में क्रम से धातुओं की सूची। देखिए यहाँ पर आप सबों को पता है ये जो रेयर है, ठीक है, पृथ्वी की मैंने माना ये भूपर्पटी है, ठीक है, ये ऊपर वाले। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे क्या है, सिलिकॉन, और इसके बाद में बोरॉन, ठीक है, एंड इसके बाद में जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक पदार्थ, फिर आपके एंटीमनी होंगे, और फिर ल्यूरियम होंगे, ठीक है। इसी तरीके से सारी की सारी लेयर पाई जाती हैं, यस। चलिए आगे बात करती हूँ। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि रेडक्लिफ रेखा के बीच एक सीमा बनाती है। तो रेडक्लिफ रेखा जो है किन देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन, भारत और श्रीलंका। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि रेडक्लिफ जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। अच्छा, मैकमोहन की बात हुई है यहाँ पर, यानी कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा बनाती है। भारत और पाकिस्तान, और यानी कि सॉरी भारत और अफगानिस्तान, या फिर मैं बात करूं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रेखा बनाती है, क्या बनाती है यहाँ पर, क्या कौन सी रेखा है आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से, यस। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। चलिए कुछ रेडक्लिफ लाइन के बारे में कुछ प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखते हैं रेडक्लिफ लाइन को। यहाँ पर रेडक्लिफ लाइन या रेडक्लिफ रेखा जो थी ये 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद रेडक्लिफ रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा के रूप में घोषित कर दिया गया था। जैसे आप सबों को पता ही है कि 15 अगस्त के 2 दिन बाद, यानी कि आज़ादी के बाद, यानी कि 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ ने जो है यानी कि दोनों देशों का विभाजन कर दिया। देन ये वाली जो रेखा है ये रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी गई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो है आप सबों को पता है कि ये वाली जो रेखा है, यहाँ वाली इधर पाकिस्तान का एरिया हो गया, इधर भारत का एरिया, इसको रेडक्लिफ के नाम से जाना गया। यहाँ पर मैं बात करती हूँ, इस लाइन का नाम जो था यानी कि सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, क्योंकि इन्होंने ही इस रेखा को रेडक्लिफ को जो है डिवाइड किया था इसको। चलिए यहाँ पर आगे बात करती हूँ, जिन्होंने यानी कि 88 मिलियन लोगों के साथ 45000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में विभाजित करने के लिए इसको नियुक्त किया था। रेडक्लिफ रेखा का जो पीछे का विचार एक सीमा बनाना था जो धार्मिक जनसंख्या के साथ भारत को विभाजित करेगा, जिसके तहत मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत पाकिस्तान होगा और नए राष्ट्र का हिस्सा बन जाएंगे, और हिंदू और सिख बहुमत वाले प्रांत भारत में ही रह जाएंगे, भारत में बने रहेंगे। आगे बात करती हूँ यहाँ पर रेडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को भारत आए और उन्हें सीमा पर काम करने के लिए जो है 5 सप्ताह का समय दिया गया था। क्या 5 सप्ताह में इस रेखा को या इस भारत को और दूसरा मुल्क पाकिस्तान को बांट दीजिएगा।
आगे बात करती हूँ, माउंटबेटन के साथ मिलने पर रेडक्लिफ ने अपने सीमा आयोग के सदस्यों से मिलने के लिए यानी कि लाहौर और कोलकाता की यात्रा की, जो मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इन दोनों के बीच ये बात रही थी, वार्ता रही थी। आगे बात करूं, दोनों पक्ष इस बात को लेकर के उत्सुक थे कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के बाद भारत छोड़ने के समय सीमा को अंतिम रूप दे दिया जाएगा कि भाई रेडक्लिफ रेखा कहां से कहां तक गुजरेगी। चलिए गाइस, तो इस वीडियो में हम रखते हैं इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं फिर।